हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम जो है जल्दी से एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही छोटा सा और मजेदार टॉपिक है। ठीक है। तो देखिए, पढ़ाई को आप जितने इंटरेस्ट के साथ में करेंगे उतने इंटरेस्ट के साथ में आपको जो है वो पढ़ाई समझ में आएगी। ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं हमेशा यही आपसे कहता हूँ कि जो है कि आप शॉर्ट नोट्स पर जो है बिल्कुल विशेष जो है फोकस करके जाइए, क्योंकि देखिए आपके पास एग्जाम के टाइम पे जो है कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं रह जाता है सिर्फ शॉर्ट नोट्स के अलावा, जो कि आप जो है अच्छे से जो है पढ़ सकें। ठीक है। तो आइए जो है ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का है, पावर शेयरिंग। आप समझ गए होंगे पावर शेयरिंग से ही। ठीक है। पावर शेयरिंग मतलब होता है सत्ता की साझेदारी। ठीक है। तो पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ठीक है। तो जो सत्ता की साझेदारी होती है ना बच्चों, वो सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करने के में मदद करती है। ठीक है। मतलब जो भी सोशल जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सोशल ग्रुप के बीच में, उनको क्या करने के लिए, उनकी संभावनाओं को कम करने में हमारी मदद करती है। तो पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एज सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लेड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है। तो जो सत्ता की साझेदारी होती है ना बच्चों, वो राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करती है। ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम जो है एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेबल कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को बना सकते हैं। और साथ में जो है सामाजिक संघर्ष जो है अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता मतलब जिसे इनस्टेबिलिटी बोलते हैं उसकी ओर ले जाता है। ठीक है। क्योंकि सामाजिक में क्या होता है कि जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है ना, वो वायलेंस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को जन्म देता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर आपके पास पावर शेयरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है। उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट। अब हम अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टली जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि तीन बॉडीज है। एक तो लेजिस्लेटर होता है, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, और एक तो जुडिशरी। ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर होता है ना, वो विधायिका होती है। ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो कार्यपालिका होती है, और जो जुडिशरी होती है वो न्यायपालिका होती है। ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम वर्टिकली इन चीज़ों को देखते हैं, तो वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर म्युनिसिपैलिटी। ठीक है। फिर उसके बाद ग्राम पंचायतें आती है। ठीक है। तो ये जो है वर्टिकली रूप से ऐसे शो किया गया है और हॉरिजॉन्टली रूप से ये शो किया गया। अब इनमें भी जो है इनके पास अलग-अलग काम होते हैं। ठीक है। ये लेजिस्लेटर जो है कानून बनाता है। ठीक है। कानून बनाने का काम लेजिस्लेटर से एग्जीक्यूटिव तक होता है। उसके बाद जो है उसका पालन करने का काम, उसे दंड देने का काम वो सारा क्या किसके पास होता है? जुडिशरी के पास होता है। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। ठीक है। ये इन्हीं चीज़ों को आपको समझना होगा कि यही इनकी जो है बॉडीज़ हैं। ठीक है। और यही जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर की बॉडीज़ हैं। यही 3 मेन हॉरिजॉन्टल पिलर्स हैं। ठीक है। वर्टिकली अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा है। ठीक है। अब डेमोक्रेसी में, इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। ठीक है। पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग-अलग उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम अब हम जरा एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आपके चैप्टर में जो है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में ज़्यादा दे रखा है। ठीक है। तो कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसीडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है। तो अब हम ये देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका की जो स्थिति है वो उनके स्थान, आकार और सांस्कृतिक पहलुओं के हिसाब से कैसी है। तो उसी चीज़ पर हम विचार करेंगे। ठीक है। विचार नहीं करेंगे बल्कि में पढ़ेंगे। ठीक है। समझेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो ये है कि श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है। ये आप सभी को जानते हैं। ठीक है। और एशिया में ही आता है। ठीक है। और बेल्जियम जो है वो यूरोप में आता है। ठीक है। वो यूरोप का एक छोटा-सा देश है। ठीक है। जो यूरोप में आता है, एक छोटा-सा देश है। ठीक। तो अगर हम बात करें कि श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें सिंहली, जिसे हम सिंहली बोलते हैं, वो 74% है और 18% वहाँ पर तमिल्स हैं। ठीक। उसके अलावा जो है, जो एथनिक कंपोज़िशंस है, अगर हम इसी चीज़ की हम कंपोज़िशंस करते हैं, अब एक जो कंपोज़िशन है एथनिक कंपोज़िशन में बेल्जियम का, वहाँ पर 59% जो है आपके डच हैं। ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर जो है आपको एक वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 74% सिंहलीज़ हैं और 18% तमिल्स हैं, जबकि बेल्जियम में 59% डच हैं, लिविंग इन द फ्लीमिश रीजन, एंड 40% फ्रेंच है। ठीक है। जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ठीक है। तो 1% कंसिस्ट ऑफ द जर्मन, और मुश्किल से जो है 1% जो है आपका जर्मन होंगे। ठीक है। तो उसके अलावा अब दूसरी चीज़ हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो पावर है वो किसके हाथ में है, कहाँ पर है, कैसी तरफ से है। ठीक है। तो द मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्ड ओवर श्रीलंका अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विशेस विद कंप्लीटेड डिसरिग्रेड ऑफ द नीड ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है। तो बहुसंख्यक जो समाज है, मतलब जो समुदाय है, वो अल्पसंख्यक की जरूरतों की पूरी तरह से अवहेलना करता है। ठीक है। उनकी कोई भी जरूरतों को मानता नहीं है। तो श्रीलंका पर अपनी मर्जी से शासन किया गया है। ठीक है। और सन 1956 की बात है, तो दिस वाज डन बाय द एक्ट ऑफ 1956, और ये उसी 1956 अधिनियम के द्वारा किया गया। जो अधिनियम मतलब एक्ट, उस एक्ट के द्वारा किया गया। तो ऑल द मेजर यूनिवर्सिटी पोजीशन वर टू बी रिजर्व फॉर द Sinhalese, एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑफ Sinhalese was to be promoted, and this led to the civil war in the country। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अब ये समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि विश्वविद्यालय में सभी प्रमुख पदों में सिंहलियों के लिए आरक्षण किया जाना था, और सिंहलियों की ही राजभाषा और धर्म को ही बढ़ावा दिया जाना था। तो इससे क्या हुआ कि देश में जो है एक गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है। एक सिविल वॉर छिड़ गया। ठीक है। जो कि उनके खुद के घर में छिड़ गया। ठीक है। और अभी अभी आपको पता है कि श्रीलंका में जो है क्राइसिस भी आई है। ठीक है। तो
आप समझ सकते हैं कि वहां पर प्रॉब्लम किस तरह की रही होगी। अब यही जो है माइनॉरिटीज के साथ में भी, ठीक है। तो बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक है वो डच थे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि दे रिसीव द इकोनॉमिक बेनिफिट वेरी लेट एज कम्पेयर टू द फ्रेंड्स हु वर इन द मेजोरिटी, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की तुलना में उन्हें बहुत देर से आर्थिक आर्थिक लाभ जो है प्राप्त हुआ, जो कि बहुमत में थे। देखिए डच जो है भले ही सॉरी डच जो है भले ही अल्पसंख्यक थे, लेकिन उनकी जो है जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। वो इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि फ्रांसीसी जो है वहां पर जो है पूर्ण बहुमत में थे। तो फ्रांसीसियों की तुलना में उन्हें जो है बहुत देर से जो है वो आर्थिक जो जो इकोनॉमिक बेनिफिट थे वो बहुत देर से जो है वो प्राप्त हुआ। तो इसमें एक समस्या उत्पन्न हो गई। तो दीज क्रिएटेड प्रॉब्लम बट द लीडर reached an agreement after amending the constitution 4 times, which led to the elimination of civil war, and they create a central state community and capital capital government, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए, अब इसी चीज को समझने की कोशिश है। इसमें जो समस्याएं पैदा हुई थी, समस्याएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन जो नेता है ना, नेता 4 बार संविधान में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था पर पहुंच गए जिससे कि गृह युद्ध ही समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया डिसीजन लिया होगा। तो जब पावर शेयरिंग शेयरिंग ऑफ पावर या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से होता है, तो वहां पर देश भी अच्छे से चलता है। तो लोकतंत्र में मतलब जो डेमोक्रेसी है उसमें जो है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने केंद्र, राज्य, समुदाय और राजधानी को सरकारें बनाई, ठीक है। तो तब उन्होंने क्या किया कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बांट दिया। जैसे आप देखते हैं कि जैसे आप कंपनी में रहते हैं तो वहां पर भी क्या है, वर्क डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, ठीक है, कि आप वर्क के हिसाब से आपका डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस चीज में भी ये होने लगी। तो पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स हैं, अगर हम फॉर्म को देखें, ठीक है, मैं इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन फॉर्म्स क्या क्या है, ठीक है। फॉर्म्स ये हैं कि अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इसमें। अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट होती है। जो उसके अलावा जो है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, और बहुत से अलग अलग सोशल ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इसमें होते हैं। तो अब यही चीज जो है मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, और यही चीज मैं आप लोगों से जो है बताना चाह रहा हूँ कि जो पावर शेयरिंग है, वो पावर शेयरिंग का डायरेक्टली मीन्स आप ये लगा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये टॉपिक, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसी देश के लिए कितना जरूरी है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, ठीक है, सॉल्व इट ऑन योर नोटबुक, ठीक है। आप अपनी नोटबुक पे कर सकते हैं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जो है नोटबुक पर इसे कर सकते हैं, और खुद के लिए जो है ऐसी इस तरह के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि आप जो है उनको कर सकें, उनको इजीली आप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स में कर सकें, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, इसी तरह की वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।